नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बात कैसे बिजनेसमैन जिसने देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया और वो थे गौतम अडानी। गौतम अडानी भारत के एंटरप्रेन्योर और सेल्फ मेड अरबपति हैं जो अडानी ग्रुप के अध्यक्ष हैं। अडानी ग्रुप कोयला, तेल, गैस, बंदरगाहों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली प्रोडक्शन और गैस में फैले कारोबार को संभालने वाला एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। 33 साल से बिजनेस एक्सपीरियंस के साथ गौतम अडानी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने 2000 अरब का कारोबार खड़ा किया। उन्हें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विश्व भर के 100 सबसे प्रभावशाली कारोबार में गिना जाता है। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के जाति जैन परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम शांतिलाल जैन और माता का नाम शांता जैन अडानी था और उनके 7 भाई बहन थे। गौतम अडानी को सिर्फ 15 साल की उम्र में कारोबार में हाथ आजमाने के लिए मुंबई जाना पड़ा। उनके पिता एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। उनकी शिक्षा अहमदाबाद का सेठ चिमनलाल नागिनदास विद्यालय स्कूल में हुई। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय में कॉमर्स की डिग्री के लिए दाखिला लिया, लेकिन दूसरे वर्ष से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। अडानी को कारोबार में दिलचस्पी थी, लेकिन उन्हें अपने पिता के कपड़ा कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 1978 में महेंद्र ब्रदर के लिए हीरा सोटर के रूप में काम किया। 1981 में उनके बड़े भाई महासुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी और उसको मैनेज करने के लिए अपने छोटे भाई गौतम अडानी को बुलाया। यह बिजनेस पॉलीविनाइल क्लोराइड का था। गौतम अडानी ने 1988 में अपने बड़े भाई से $83 का लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू किया। उन्होंने लोन का उपयोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए किया और उनका मेन बिजनेस पॉलीविनाइल क्लोराइड को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का था। बाद में उन्होंने कोयला, चावल और चीनी जैसे अन्य उत्पादों को शामिल करने के लिए बिजनेस का विस्तार किया। 1911 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी उनकी कंपनी के लिए फेवरेबल साबित हुई और उन्होंने धातु, कपड़ा और कृषि उत्पादों के व्यापार में कारोबार का विस्तार शुरू कर दिया। मैनेजरियल आउटसोर्सिंग की घोषणा की और 1995 में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। 1995 में उन्होंने पहला घाट स्थापित किया। मूल रूप से मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा ऑपरेट करने का काम अडानी पोर्ट्स को ट्रांसफर कर दिया गया था। आज कंपनी सबसे बड़ी मल्टी पोर्ट्स ऑपरेटर है। मुंद्रा पोर्ट भारत में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा पोर्ट है, जिसकी हर साल करीब 210 मिलियन टन कार्गो संभालने की कैपेसिटी है। 1996 में अडानी पोर्ट की स्थापना गौतम अडानी द्वारा की गई थी। अडानी के पास 4620 मेगावाट की कैपेसिटी वाले थर्मल पावर प्लांट है, जो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। अडानी पोर्ट्स को 16 मई 1998 गुजरात पोर्ट्स लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया और अक्टूबर 1998 में मुंद्रा पोर्ट ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसका कमर्शियल ऑपरेशन अक्टूबर 2001 में शुरू हुआ। 17 फरवरी 2001 को जीएमबी और गुजरात सरकार के साथ एक कंसेशन एग्रीमेंट किया, जिसके अनुसार 30 सालों के लिए कर क्षेत्र में नेविनन आइसलैंड पर स्थित मुंद्रा पोर्ट को डेवलप करने और ऑपरेशन करने का अधिकार दिया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने एक आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2003 को गुजरात पोर्ट्स हमारे साथ मर्ज हो गया। इसके अलावा इससे भी 1 अप्रैल 2006 में हमारे साथ मर्ज हो गया। हमें एक डेवलपर के रूप में मंजूरी मिली। 23 जून 2006 को लगभग 5947 एकड़ की भूमि के संबंध में भारत सरकार से नोटिफिकेशन पहले ही मिल चुका था। 2006 से अपना नाम गुजरात अडानी पोर्ट्स लिमिटेड से बदलकर मुंद्रा पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड कर दिया गया। गौतम अडानी के साथ 2 भयानक घटना घटी, पहला 1998 में और दूसरा 2008 में। 1998 में अंडरवर्ल्ड डॉन फजलुर रहमान द्वारा फिरौती के लिए किडनैपिंग कर लिया गया। जब किसी को पैसा और सफलता मिलती है तो उसके दुश्मन भी हो जाते हैं। इसी ईर्ष्या की वजह से उनकी किडनैपिंग की गई। पुलिस द्वारा दायर पत्र के अनुसार 1 जनवरी 1998 को अडानी और शांतिलाल पटेल को बंदूक की नोक पर किडनैप कर लिया गया था, जब वो एक कार में कर्नावती क्लब से निकले और मोहम्मदपुरा रोड की ओर जा रहे थे। आरोप था कि एक स्कूटर ने कार को रोकने के लिए मजबूर किया और कुछ लोग वैन में आए और दोनों किडनैप कर लिया। किडनैपिंग के बाद इन दोनों को अननोन जगह पर रखा गया था। किडनैपिंग घटना वीरवार को हुई और शनिवार को गौतम अडानी सुरक्षित अपने घर पहुंच गए थे। तब इस मामले में अहमदाबाद के सरखेज पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराई गई थी। उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे और यूपी एसटीएफ के संस्थापकों में से एक राजेश पांडे ने बीबीसी को बताया कि किडनैपिंग का यह तरीका बबलू श्रीवास्तव गैंग का जाना माना तरीका था। इस किडनैपिंग की योजना भी बबलू श्रीवास्तव ने बनाई थी। पत्रकार राज गोस्वामी कहते हैं कि गौतम अडानी को पुलिस ने छुड़ाया या वो खुद भाग निकले या फिर उनकी रिहाई के बदले पैसे दिए गए। इस पर कई तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ नहीं पता कि वो कैसे बच निकले थे। वही राजेश पांडे का दावा है कि इस मामले में गौतम अडानी को बचाने के लिए अपने कर्ताओं को 5 लाख रुपए दिए गए। यह रकम दुबई में इरफान गोगा को दी गई थी। इरफान गोगा अपहरण की फिरौती वसूलने के लिए बबलू श्रीवास्तव का गैंग का हिस्सा था। राजेश पांडे के मुताबिक उनको यह बात अपहरण और कत्ल के कई मामलों में बरेली जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव ने खुद बताई थी। राजेश पांडे बताते हैं कि उस दौर में अवैध रकम के ट्रांसफर के लिए हवाला एक बड़ा जरिया था। राजेश पांडे के अनुसार गौतम अडानी को अहमदाबाद के एक ही फ्लैट में रखा गया था। अडानी इस अपहरण से इतना घबरा गया था कि वे इस मामले में कभी गवाही देने नहीं पहुंचे, लिहाजा इस अपहरण के सभी आरोपियों को एविडेंस की कमी के कारण बरी कर दिया गया।
2008 में मुंबई आतंकवादी हमले ने पूरे देश और दुनिया को हिला कर रख दिया था। किडनैपिंग अडानी के जीवन की एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं थी। 26 नवंबर 2008 को वो मुंबई के फेमस ताज होटल में डिनर कर रहे थे। जब आतंकवादियों ने ताज होटल पर हमला किया तो उस समय अडानी बेसमेंट में छिप गए थे, क्योंकि आतंकवादियों ने अंदर 160 से अधिक लोगों को मार डाला था। जब कमांडर ने सिचुएशन कंट्रोल किया और आतंकवादियों से मुकाबला किया तो सुरक्षित भागने में सफल रहे। उस रात अडानी दुबई पोर्ट के CEO मोहम्मद सराफ के साथ वेदरक्राफ्ट रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। तभी उन्होंने आतंकवादियों को होटल में घुसते, अंदर गोलीबारी करते और ग्रेनेड फेंकते हुए देखा। क्योंकि ऊंचाई पे बैठे थे इसलिए उन्होंने आतंकवादियों को गोलीबारी करते हुए साफ तौर पर देख लिया था। इसके तुरंत बाद होटल के सभी कर्मचारियों ने अडानी सहित सभी मेहमानों को बेसमेंट में ले जाने में मदद की। कुछ घंटों बाद बेसमेंट में बहुत ज़्यादा दम घुटने लगा तो ऊपरी मंजिल पर ताज चैम्बर में ले जाया गया। उन्होंने 15 फीट की दूरी पर मौत देखी थी। कुछ लोग सोफे के नीचे छिप गए थे और बाकी लोगों ने अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लिया था। सोफे पर बैठकर मैं उनसे विश्वास रखने के लिए कह रहा था। इसके साथ ही मैं अहमदाबाद में अपने परिवार, ड्राइवर, कमांडो से भी बात कर रहा था जो होटल के बाहर मेरी कार में थे। अडानी ने 26 नवंबर की पूरी रात ताज होटल के बेसमेंट में बिताई और फिर एक हॉल में बिताई, जिसके बाद 27 नवंबर की सुबह 8:45 पर सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बचा लिया। उन्हें होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया। 27 नवंबर को अपने प्राइवेट जेट से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अडानी ने कहा था, मैंने सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर मौत देखी थी। अडानी ग्रुप के ऑस्ट्रेलियाई CEO ने जाम्बियन पोल्यूशन डिजास्टर की निगरानी की। 2010 में अडानी के ऑस्ट्रेलियाई CEO जय कुमार जनकराज जाम्बिया में कोंकरा कॉपर माइंस में ऑपरेशन डायरेक्टर थे और ये इंसिडेंट उनके CEO बनने से पहले हुआ था। काफू रिवर में भारी मात्रा में टॉक्सिक वेस्ट वाटर फैल गया, जो कि एक बहुत बड़ी पोल्यूशन डिजास्टर का कारण बना। काफू रिवर जो अधिकांश लोगों के लिए जीवनदायिनी थी उसको जहरीला बना दिया गया। ग्रामीण जो पहले खाना पकाने, सफाई और नहाने के लिए नदी पर निर्भर रहते थे, वो कहते हैं कि पोल्यूशन के कारण लोग बीमार हो गए और मर भी गए। मिट्टी बंजर हो गई और पानी से दुर्गंध आने लगी। इसका रंग ऑरेंज हो गया। 1800 जाम्बी ग्रामीण लोगों ने नुकसान की भरपाई करने के लिए कोंकला कॉपर माइंस के खिलाफ मुकदमा दायर किया और कंपनी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उस पर 2,19,70,000 का जाम्बियन कवाचा का जुर्माना लगाया गया। अडानी ने 80 परिवारों को हजरा बंदरगाह पर उनके मछली पकड़ने के मैदान को बंजर बना दिया। जब अडानी ने हजरा बंदरगाह को अवैध रूप से नष्ट करना शुरू कर दिया तो उसके पास हजरा बंदरगाह और वहाँ पर काम शुरू करने की कोई परमिशन नहीं थी। उन्होंने असली मछली पकड़ने वाले परिवारों को बर्बाद कर दिया और उनके घरों को तोड़ दिया गया। जनवरी 2016 में अडानी को मुआवजे बहाली के लिए 4.8 बिलियन AUD का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। उनकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी कैंसिल कर दी गई। कि भारत की मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि अडानी ने लोगों को वहां से हटाने के लिए पुलिस धमकी और रिश्वतखोरी का इस्तेमाल किया करते थे। अडानी 7.60 मिलियन टन आयरन और इलीगल एक्सपोर्ट को छुपाने के लिए रिश्वत देते थे। 2011 में भारतीय कर्नाटका के लोकपाल ने करप्शन की जांच की, जिससे रिश्वतखोरी का चौंका देने वाला पैमाना सामने आया, जिसमें पुलिस, लोकल पॉलिटिशियन, कस्टम्स ऑफिसर्स, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सबको अडानी रिश्वत देते थे और इसके लिए वह उनके इलीगल एक्सपोर्ट को छुपाते थे। इसके अलावा अडानी उन व्यापारियों से आयरन ओर लेते थे जिन्हें आयरन ओर की सप्लाई करने की परमिशन नहीं थी। लोकपाल ने कंक्लूजन निकाला कि यह घोटाला, जिसमें अडानी एक मेन खिलाड़ी थे और 2006 से 2010 के बीच लगभग 7.7 मिलियन टन आयरन ओर का इलीगली एक्सपोर्ट हुआ। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बिजली कंपनी की तरह अडानी ने भी अपने कस्टमर पर दबाव बनाकर मुनाफा कमाया। उन्होंने टैक्स से बचने के लिए इंपोर्टेड कोयला और इक्विपमेंट की कीमतों के बारे में झूठ बोला। रेगुलेटर ने उन्हें भारतीय कस्टमर से कोल फायर पावर के लिए बहुत अधिक कीमत वसूलने की अनुमति दे दी। यहाँ तक कि अडानी ने बिजली की कमी के संकट के बीच कीमतें बढ़ाने के लिए एक बिजली कंपनी के साथ मिलीभगत की। कोयले की क्वालिटी और रेट के बारे में झूठ बोलने के लिए अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों पर जांच चल रही है और इस बात का पुख्ता सबूत है कि अडानी ने पहले ही अपने कस्टमरों से 200 मिलियन AUD से अधिक की ठगी कर चुका है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने दोस्त हैं। मोदी भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान अडानी ब्रांडेड प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अडानी ने किसानों से बड़े पैमाने पर जमीनें हासिल की। मुंद्रा में लोगों ने बाजार रेट से कम कीमत पर अपनी जमीनें बेचने पर विवश हो गए और इसने 14 गांव के लोगों को अपने घर से बेदखल कर दिया। गौतम अडानी को निर्माण शुरू करने की मंजूरी मिल गई। मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि सरकार ने मुंद्रा में 14,305 एकड़ जमीन अडानी को बेच दी, वो भी बहुत कम रेट पर। इसके अलावा भारत के कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ने पाया कि वन भूमि के 2 टुकड़ों को गलत तरीके से बांटा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली में कमी हो गई और इससे गौतम अडानी को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि बिजली की कमी के कारण ऊर्जा ग्राहकों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। लोकल पावर अथॉरिटी के साथ मिलकर कीमतें बढ़ाने और शॉर्ट टर्म प्रोवाइड करके लोगों को चुना लगाने के लिए बेहद ऊंची कीमतों पर बिजली प्रोवाइड कराते थे। अडानी की कॉम्पिटिटिव कंपनी ने गुजरात के लोगों को सस्ती लॉन्ग टर्म बिजली सप्लाई देने के लिए तैयार थे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने टेंडर को रोक दिया। इसके परिणाम स्वरूप बिजली सप्लाई में बड़े पैमाने पर कीमतों में बढ़ोतरी हुई
और ये सुनिश्चित हुआ कि ऊर्जा केवल अडानी कंपनी के पास ही अवेलेबल है, जो अडानी द्वारा प्रदान की गई बहुत महंगी शॉर्ट टर्म सप्लाई है। 2014 में अडानी को अनुचित शर्तें लागू करने के दोषी पाया गया और कोर्ट ने उन्हें 4.8 मिलियन यूरो का भुगतान करने का आदेश दिया। अडानी पर मनी लॉन्ड्रिंग और 195 मिलियन डॉलर के टैक्स चोरी के मामले में जांच करने में 10 साल से अधिक का समय लग गया। टैक्स से बचने और अपनी इनकम छुपाने के लिए हीरे और सोने का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद अडानी ने डायमंड को स्टोर करके अपने इलीगल प्रॉफिट को छिपाने का प्रयास किया। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा सभी एविडेंस को इकट्ठा किया गया और एक सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। ऑस्ट्रेलिया की फेयरफैक्स मीडिया ने मजदूरों पर हो रहे शोषण की जांच की। अडानी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए और कम सैलरी वाले लेबर का उपयोग किया गया। गुजरात में मजदूरों को गंदे फर्श, बहते पानी और शौचालय वाले टेम्प्रोरी घरों में रहने के लिए मजबूर किया गया, जो कि वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब थी। मजदूरों को हैजा के कई बीमारियों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि पीने का पानी भी साफ नहीं दिया जाता था। और अडानी कर्मचारियों को सैलरी कम मिलती थी और उनसे अधिक काम करवाया जाता था। सैलरी का 1/4 का हिस्सा दिया जाता था और कुछ को तो बिल्कुल भी सैलरी नहीं मिलती थी। कभी कभी सैलरी उन्हें कई महीनों बाद मिलता था। एक 12 साल के लड़के ने कहा कि उसे हर रोज़ 12 घंटे काम करना पड़ता था। इसके बदले उसे लगभग 155 रुपये मिलते थे। अडानी ने अपने मजदूरों को कई ठेकेदारों को सौंप दिया, जिससे उन्हें स्टेट और सेंट्रल कानूनों से कोई फ़ायदा ना मिल सके। अडानी के कोल फायर पावर प्लांट में गर्म पानी की पाइपलाइन फट गई, जिससे 21 कर्मचारियों की मौत हो गई, जिनमें से 7 कर्मचारियों की बाद में गंभीर चोट लगने के कारण मौत हो गई। तिरोडा अडानी पावर प्लांट में भी दुर्घटना में कई कर्मचारियों की मौत हो गई। यह ऐसी कंपनी नहीं है जिसका पास्ट उतार चढ़ाव भरा रहा हो या जिसका रिकॉर्ड थोड़ा ख़राब रहा हो। इसने खुद को भ्रष्ट, विनाशकारी और धोखेबाज साबित कर दिया है। इसे कानून से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर्यावरण और स्थानीय लोगों का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। यह एक शातिर मानसिकता के साथ काम करता है। इसके द्वारा किए गए समझौते और कमिटमेंट्स बेकार दिखाई देते हैं। यह एक ऐसी कंपनी जिसे केवल प्रॉफिट से मतलब है। वो प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अडानी का पर्यावरण विनाश, मानव अधिकारों के हनन और भ्रष्टाचार का इतिहास है। जून 2014 में धामरा पोर्ट को अडानी पोर्ट अपने कब्जे में ले लिया। पोर्ट का उपयोग खनिज आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता था। उड़ीसा सरकार के पास नए पोर्ट के उद्योगों को विकसित करने की योजना थी, जिसमें एक जहाज और एक पेट्रोकेमिकल और गैस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर शामिल है। धामरे के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट एरिया और हाउसिंग, हेल्थ सर्विस और अन्य अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करने के लिए जोनिंग विजन की तैयारी की जा रही है। उड़ीसा सरकार ने धामरा बंदरगाह के पास लगभग 5 एकड़ में एक नया हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है। प्रदीप और धामरा के बीच वाटर चैनलों को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 5 का निर्माण हो रहा है। धामरा बंदरगाह में टी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना है। कंपनी को 23 जनवरी 2016 को कंपनी एक्ट 2013 के तहत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया। शुरुआती दिनों में एजीएल और आइनक्स सीमेंट ने मिलकर लाहौरी मध्य प्रदेश में 20 मेगावाट कैपेसिटी वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किए। इसके अलावा एजीएल ने कच्छ के दाया पार गांव में आइनक्स विंड की 50 मेगावाट की वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट खरीदी। इस प्रोजेक्ट की कल्पना बाद में की गई थी, जब इसने नेशनल ग्रिड से जुड़ी वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए भारत सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन बनाया था। 15 और 16 में एजीएल की सहायक कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट किए थे। 2017 में अडानी एंटरप्राइजेस कंपनी ने सोलर एनर्जी पोर्टफोलियो पर पूरा कंट्रोल कर लिया और खुद को भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाया। प्रेजेंट में कंपनी ने भारत के 11 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना में 46 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट सहित 5290 मेगावाट विंड एनर्जी और सोलर पावर प्लांट का मैनेजमेंट करती है। अडानी एनर्जी प्लांट के पास प्रेजेंट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो 5.29 गीगावाट और ऑपरेशनल कैपेसिटी 2.36 गीगावाट है। 31 मार्च 2019 तक अडानी ग्रीन एनर्जी के पास एक ज्वाइंट वेंचर और 40 सहायक कंपनियां थी। मई 2020 में अडानी ग्रीन एनर्जी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा $6 बिलियन की दुनिया की सबसे बड़ी सोलर कंपनी बन गई। इस बोली में अडानी ग्रीन एनर्जी को 8000 मेगावाट का फोटोवोल्टिक पावर प्लांट बनाना शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खारवा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट दिसंबर 2022 में शुरू किया गया और इसका पहला प्रोडक्शन 31 दिसंबर 2023 को हुआ। प्लांट 638 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। मार्च 2018 में कोडंगल सोलर प्राइवेट लिमिटेड के बाद 49% इक्विटी के शेयरों को कब्जा करने के बाद ये अडानी ग्रीन एनर्जी का ज्वाइंट वेंचर बन गया। 2019 में अडानी ग्रीन एनर्जी ने 51% इक्विटी शेयर भी खरीद लिए
2019 में अडानी ग्रीन एनर्जी ने पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में स्थित एसएल ग्रुप के 205 मेगावाट के सोलर पावर पोर्टफोलियो को 185 मिलियन अमेरिकन डॉलर में एक्वायर किया। अडानी ग्रीन एनर्जी ने 480 मेगावाट सोलर पावर पोर्टफोलियो खरीदा। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड को 100% सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में ग्लोबल लीडर बनने की सोच के कारण अडानी ग्रुप ने 6 हवाई अड्डों अहमदाबाद, लखनऊ विकास के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के रूप में सामने आई। बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम और सभी 6 हवाई अड्डों के लिए भारतीय अड्डा अथॉरिटी के साथ समझौते पर साइन किए और नेवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी है। अपनी मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के पोर्टफोलियो में हवाई अड्डों के साथ भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा कंपनी है, जो अडानी ग्रुप यात्रियों को सबसे ईजी और सेफ हवाई अड्डा एक्सपीरियंस करवाने के लिए बेस्ट क्लास के हवाई अड्डों के इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफरिंग के लिए कमिटेड है। अरबपति गौतम अडानी की मेन कंपनी अडानी एंटरप्राइज डेटा सेंटर कारोबार करना चाहती है। अडानी कोनेक्स ने 2030 से पहले 1 गीगावाट डेटा कैपेसिटी सेंटर डेवलपमेंट करने की योजना बनाई है। यह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को गति देने के लिए ऑफशोर लोन में 1.2 से 1.4 बिलियन डॉलर जुटाने के लिए कई इंटरनेशनल बैंक के साथ बातचीत कर रहा है। अडानी ग्रुप फाइनेंशियल ईयर 2024 से शुरू होकर 3 सालों में 1.5 बिलियन की कैपिटल एक्सपेंडिचर योजना पर विचार करेगा। फरवरी 2024 में अडानी डिफेंस ने भारत के आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के लिए गोला बैरूद मिसाइलों के निर्माण में 362 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। अडानी डिफेंस इजराइल की एल्बिट सिस्टम के साथ पार्टनरशिप करके भारत के तेलंगाना राज्य में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रही है। यह कंपनी दोनों देशों की सेना के लिए 900 ड्रोन का निर्माण कर रही है। अडानी डिफेंस ने मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है। अडानी डिफेंस ने यूएई के लीडिंग एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस ग्रुप के साथ एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। 23 अगस्त 2022 को अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी में इंडायरेक्टली 29.18% स्टेक हासिल किए। एनडीटीवी के फाउंडर प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय द्वारा प्रमोटर ग्रुप व्हीकल आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रमोटर के निदेशकों के पद से इस्तीफा देने के बाद अडानी ग्रुप टेलीविजन चैनल एनडीटीवी को टेक ओवर करने के करीब पहुंच गया। हालांकि प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के पास अभी भी प्रमोटर के रूप में एनडीटीवी में 32.26% हिस्सेदारी है और उन्होंने न्यूज़ चैनल के बोर्ड से इस्तीफा नहीं दिया। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को 403.85 करोड़ रुपये का कर्ज दिया। इस इंटरेस्ट फ्री लोन के खिलाफ आरआरपीआर ने एक वारंट जारी किया। विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को लोन का कर्ज ना चुकाने पर उन्हें आरआरपीआर कंपनी में 99.9% हिस्सेदारी रखने का अधिकार है। 23 अगस्त को अडानी ग्रुप ने विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एनडीटीवी में इनडायरेक्टली रूप से 29.18% हिस्सेदारी हासिल कर ली, जिसके पास आरआरपीआर होल्डिंग में 99.9% हिस्सेदारी है। आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनडीटीवी की प्रमोटर है। लोन का पेमेंट ना करने के कारण वारंट को इक्विटी में बदलने से अडानी ग्रुप को आरआरपीआर होल्डिंग लगभग सभी शेयर मिल गए। भारतीय नियमों के अनुसार अडानी ग्रुप के से उसे एनडीटीवी में मौजूदा शेयर होल्डर से कम 29% से अधिक खरीदने के लिए एक ओपन ऑफर रखनी होती है। इसके बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों और विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ मिलकर एक ओपन ऑफर के माध्यम से एक्स्ट्रा 26% या 1.67 करोड़ इक्विटी शेयर हासिल करने का प्रपोजल रखा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार 111 अरब डॉलर संपत्ति के साथ अडानी अब दुनिया के 11 सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अंबानी की 109 अरब डॉलर संपत्ति है और उन्हें दुनिया भर में 12वें स्थान पर रखा गया है। मार्केट प्राइस में 84,064 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ गौतम अडानी के कारोबार में उछाल आया और अडानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 17.51 लाख करोड़ हो गया, जिसके कारण गौतम अडानी को अंबानी से आगे निकलने में मदद मिली। अडानी पहली बार 2022 में एशिया सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे जब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में ग्रोथ हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद उनके सीट से एशिया सबसे बड़ा बिजनेसमैन का ताज छीन गया। उन्हें हिडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अडानी का बिजनेस एम्पायर धोखाधड़ी करके बनाया गया है, जिससे उनके ग्रुप के शेयरों की कीमतें 150 बिलियन डॉलर के नीचे चली गई और वह दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए। अडानी ग्रुप के सभी अरबों को इनकार किया और दोबारा अपने बिजनेस रणनीति पर काम किया, जिससे उन्होंने अपने कर्ज पर काबू पाया और अपने बिजनेस को मजबूत किया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार 2024 में अडानी की कुल संपत्ति 26.8 बिलियन डॉलर बढ़ी, अडानी की कुल संपत्ति 12.7 बिलियन डॉलर बढ़ी। अडानी की संपत्ति 2014 में लगभग 5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 के अंत में 121 बिलियन डॉलर पहुंच गई थी। साल 2012 के सितंबर महीने में गौतम अडानी की 3 कंपनियां
स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। उस समय अडानी ग्रुप की कंपनी का कुल मार्केट कैप 48,692 करोड़ रुपये था। 13 सितंबर 2013 को जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना पीएम उम्मीदवार घोषित किया, तब अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 51,573 करोड़ रुपये था। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आ रहे थे, तब अडानी ग्रुप के मार्केट कैप 1,22,206 करोड़ रुपये था। उस समय भी स्टॉक एक्सचेंज पर अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां लिस्टेड थी। दिसंबर 2019 में मार्केट कैप बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए के लेवल पर जा पहुंचा। इस दौरान अडानी ग्रुप की 5 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी। कोरोना काल में जहां पूरे देश और कंपनियों की हालत खराब थी, कई कंपनियों के पास अपने वर्कर को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था और कई कंपनियां तो बंद भी हो गई थी। वहीं कोरोना काल के दौरान अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 18 जून 2021 को अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 7.89 लाख करोड़ रुपये जा पहुंचा और उस समय कुल 6 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी। 30 अगस्त 2022 को अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी और कुल मार्केट कैप 20.31 लाख करोड़ रुपये के करीब था। यानी 2012 से लेकर 2022 तक एक दशक में अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में 42 गुना इजाफा हुआ। फोर्ब्स की सूची के मुताबिक गौतम अडानी 2014 में 2.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 609वें स्थान पर थे। 2022 में उनकी संपत्ति में 60.9 अरब डॉलर का उछाल आया था, जो कि किसी के भी संपत्ति में सबसे बड़ा इजाफा है। तो बीते 8 साल में गौतम अडानी की संपत्ति 50 गुना बढ़ी है। आज के इतना दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।